नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बिहार में कानून व्यवस्था ताक पर है। पत्रकार की हत्या सिवान में सरेआम अज्ञात हमलावरों ने कर दी। ना कोई डर ना खौफ, इन सब के बीच दरअसल ये हिंदुस्तान पत्रकार वहां के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन, आज शाम ही इन्हें गोली मार दी गई। जो अज्ञात हमलावर थे वो अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। सवाल कई उठ रहे हैं क्योंकि गया में जिस तरीके से एमएलसी के बेटे ने गोली मारी थी आदित्य को, उसके बाद भी मुख्यमंत्री वहां नहीं गए। कई सवाल उसको लेकर खड़े और इन सब के बीच अब पत्रकार की हत्या हुई है। सवाल इस दौर में कानून व्यवस्था का है या इंसाफ का है? दस्तक में बात आज इंसाफ की होगी, क्योंकि इंसाफ के मद्देनजर कई सवाल हर जहन में इसलिए उठ रहे हैं लगातार क्योंकि इस देश में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए। आतंकी हमलों के बाद गिरफ्तारियां हुई। मामला जांच की प्रक्रिया से होते तक अदालत तक पहुंचा। आइए शुरुआत करते हैं मालेगांव से। मालेगांव, 2 हमले, 2 धमाके, 2 धर्म और 2 जांच। क्या हुआ जरा स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि जिस तरीके से 2006 में धमाका होता है, 2008 में धमाका होता है मालेगांव में। एक तरफ देखिए पूरी फेरिस्त है लंबी जो मुस्लिमों की है, दूसरी तरफ फेरिस्त है लंबी जो तमाम अभियुक्त थे वो सभी हिंदू हैं। अब ये सवाल उठा कि दरअसल एक तरफ मुस्लिम एक तरफ हिंदू, क्या आतंकवाद को इसके हिस्से में बांटकर राजनीति देखना चाह रही है? 2006 के आरोपी जो थे वह मुक्त हुए 25 अप्रैल को और आज चार्जशीट से बाहर है। ये 6 नाम, 10 नाम मकोका से बाहर है इसके अलावा। इसीलिए राजनीतिक तौर पर क्या कहा गया, ये पहले ही उनके बारे में आ चुका कि उनका कोई रोल नहीं था और कोर्ट से उन लोगों ने ये भी दरख्वास्त की थी कि जब हमारा नाम ही नहीं है और हम लोग उसके अंदर कहीं इन्वॉल्व भी नहीं है और हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हमको रिहाई दी जाए। उसको एनआईए ने अपोज किया था, तो आज कोर्ट ने उसके मुताबिक फैसला किया है और वो लोग बरी हो गए। और इससे ये साबित हो गया कि जो दूसरा एक वर्ग के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनका इन्वॉल्वमेंट किसी हद तक है उसके अंदर। बहुतेरे सवाल बहुत सारे धमाकों को लेकर उस दौर में उठ सकते हैं या उस दौर को लेकर इस दौर में उठ सकते हैं। ये सवाल क्यों किस तरीके से राजनीतिक तौर पर उठा दिए जाते हैं, आइए जरा उसकी छांव में परख लें कि दरअसल मालेगांव में 2 ब्लास्ट, 2 परिस्थितियां, 2 तरीके की जांच, 2 धर्मों का सवाल और सियासत 2 रंगों में। तो जश्न मनाइए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म के आसे राजनीति का आतंक इस देश में जरूर होता है। क्योंकि 8 सितंबर 2006 को मालेगांव के हमीदिया मस्जिद के पास जो धमाका हुआ और उसमें 9 लोगों को पकड़ा गया, संयोग से सभी मुस्लिम थे। और 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के अंजुमन और भिखू चौक पर जो धमाके हुए उसमें जिन 16 लोगों को पकड़ा गया, संयोग से सभी हिंदू थे। 2006 के धमाकों में जब मुस्लिमों को पकड़ा गया तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने आतंकवाद और मुस्लिम समुदाय को एक तराजू में रखने में कोई कोताही नहीं बरती। और जब 2008 के मालेगांव धमाके में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल श्रीकांत पुरोहित समेत 1.5 दर्जन लोगों को पकड़ा गया तो कांग्रेस ने हिंदू टेररिज्म का सवाल उठाकर संघ परिवार और बीजेपी को लपेटे में ले लिया। और संयोग देखिए, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, और क्या 2006 के आतंकी धमाके में मारे गए 37 नागरिक और क्या 2008 के धमाके में मारे गए 6 नागरिक, और दोनों धमाकों में घायल 200 से ज्यादा लोग। दोनों की ही जांच शुरू में महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने की और बाद में मामला एनआईए के पास चला गया। लेकिन आतंकी हमला 2006 का हो या फिर 2008 का, एनआईए को जांच में कुछ नहीं मिला। तो 2006 के सभी अभियुक्त 25 अप्रैल को जेल से छूट गए और 2008 के 16 में से 6 अभियुक्तों को एनआईए ने अपनी फाइनल चार्जशीट में मासूम करार दिया है और सभी 16 पर से मकोका हटाने की सिफारिश कर दी। यानी चंद दिनों में मुंबई की विशेष अदालत साध्वी प्रज्ञा समेत 6 अभियुक्तों को रिहा कर देगी और बाकियों के लिए भी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि किसी पर मकोका नहीं है। तो यह सवाल किसी के जहन में भी आ सकता है कि मालेगांव में 2 अलग अलग आतंकी धमाकों में जो 43 नागरिक मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हो गए, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो गया, घायलों में से कुछ की हालत आज भी अपंग वाली है, तो फिर इन सब का गुनाहगार है कौन? क्योंकि चार्जशीट चाहे 2006 के धमाके को लेकर हो या फिर 2008 के धमाके को लेकर, एनआईए की दोनों चार्जशीट में महाराष्ट्र एटीएस के दर्ज किए गए इकबालिया बयानों तक को खारिज कर दिया गया। यानी बीते 8 से 10 बरस तक जो भी जांच हुई और जांच को लेकर पुलिस सुरक्षा से जुड़े 4 विभागों के 200 से ज्यादा अधिकारियों ने जो भी जांच की वह सब खारिज।
यानी एक वक्त एटीएस चीफ करकरे की जांच में सभी दोषी थे, लेकिन एनआईए की जांच में कोई दोषी नहीं। जाहिर है हर जहन में सवाल इंसाफ का उठेगा ही, लेकिन इन सब के बीच हुआ क्या? पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक वक्त उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुओं को लेकर कहा जा रहा था नरमी बरतिए, तो उनको हटा दिया गया। दूसरे पब्लिक प्रोसिक्यूटर आज कहा गया, उन्होंने कहा मैं अब इस पद पर रहना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि जो चार्जशीट दाखिल की गई मुझसे पूछा ही नहीं गया। यह कौन सी दिशा, किस रूप की दिशा है? लेकिन एक कदम और आगे बढ़ाइएगा तो आपके जहन में आएगा एटीएस, हेमंत करकरे। जरा कल्पना कीजिए उस शख्स ने उस दौर में किस तरीके से जो एक के बाद एक हमले हो रहे थे उसकी जांच वो लगातार कर रहे थे। खुद भी उनकी मौत उसी आतंकी हमले के दौर में हो गई। आज उनकी आत्मा क्या सोच रही होगी? छब्बीस नवंबर 2008 को मुंबई में हमला हुआ तो मुंबई के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के हेड हेमंत करकरे शहीद हो गए, और शहीद होने से पहले उन्होंने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन जिस हमले में हेमंत करकरे की जान गई उसका इंसाफ अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी कार्रवाई की नहीं और भारत सबूत सौंपने से ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। लेकिन एंटी टेररिज्म स्क्वाड के प्रमुख के रूप में हेमंत करकरे ने हमले से चंद दिनों पहले ही मालेगांव में हुए हमले की जांच की थी। वैसे मालेगांव में हुए दोनों ही हमले की जांच करकरे की अगुवाई में ही हुई, और दोनों में उन्होंने आरोपियों की पहचान की, लिस्ट तैयार की, बयान लिए। लेकिन आज जब मालेगांव पर एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा समेत 5 आरोपियों को क्लीन चिट देने के संकेत दिए, तो साथ ही हेमंत करकरे की निष्ठा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। क्योंकि कहा यही गया कि करकरे की जांच में गड़बड़ी थी और सबूत बनावटी थे। यानी जिस करकरे को देशभक्त बताकर अशोक चक्र तक से नवाजा गया, आज उन्हें ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और संयोग देखिए, जो मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, वो ही पहले राजनेता थे जो करकरे के शहीद होने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने सबसे पहले उनके घर पहुंचे थे। परिस्थितियां, हालात, किसे पता था कि इंसाफ लिखना पड़ेगा और इंसाफ का जिक्र करना पड़ेगा? और यह सवाल इसलिए क्योंकि मसला सिर्फ आतंकवाद का नहीं है, मसला इस बात का नहीं है कि कौन आतंकवादी है। मसला यह भी है क्या वाकई इस दौर में सरकारों की नजर में भूखा हिंदुस्तान मायने नहीं रखता है, सूखा हिंदुस्तान मायने नहीं रखता है, और अदालतों को कहना पड़ता है कि सामाजिक न्याय शब्द आपने अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया है। सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। पानी यहाँ तो जानवरों को छोड़ दो सर, इंसान को पीने का पानी है नहीं है। सीधा नदी का पानी पीते हैं, नदी का पानी पीते हैं, वहीं स्नान करते हैं, वहीं जानवरों को पानी पिलाते हैं। सर यहाँ के लोगों की ये सोच है कि यहाँ से तो चलें दिल्ली देखें, यहाँ पे धंधा पानी भी कुछ नहीं है, खेती 2-4 साल से हो नहीं रही है। जी, ये दर्द है सूखा पीड़ितों का, और शायद दिल्ली में बैठी किसी भी सत्ता ने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि बीते 68 बरस में सूखा एक रवायत बन गई। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बुनियादी नहीं बल्कि जीने के लिए न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने का निर्देश सरकार को दिया, तो यह सवाल भी बड़ा हो गया कि भारत को चाहे दुनिया बड़ा बाजार मान ले, लेकिन भारत के भीतर भूख ही सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों में भी बच्चों को मिड डे मील मिल सके, इसकी व्यवस्था करने को कहा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें भी अनाज देने को कहा, और राशन की दुकानों में अतिरिक्त दाल और तेल देने को भी कहा। बच्चों को अंडा और दूध मिल सके, यह भी कहा। और हर राज्य को फूड कमिश्नर और जिले में कमेटी बनानी होगी, और साथ ही मनरेगा की भरपाई करने को भी कहा। सूखा प्रभावित इलाकों में सभी परिवारों को राशन मिलना चाहिए। राशन कार्ड हो ना हो, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। और ये कहा है कि पैसे की कमी का बहाना नहीं बना सकते। तो क्या देश वाकई न्यूनतम की लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि एक तरफ 20 करोड़ कंज्यूमर के जरिए विकसित होने का जिक्र होता है, लेकिन त्रासदी यह है कि 33 करोड़ लोग सूखे की गिरफ्त में हैं। जहां हालात इतने बदतर कि जीने की न्यूनतम वस्तु के जुगाड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है
कि सोशल जस्टिस को सरकार ने खिड़की से बाहर फेंक दिया है। सरकार कहती है 50% मनरेगा सफल हो गया, लेकिन यह नहीं कहती कि मनरेगा 50% असफल साबित हुआ। यानी सरकारें खुद को सफल बताकर कैसे देश को असफल साबित कर रही है, इसका खुला नजारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में झलक गया। वकालत के पेशे से जुड़े लोगों के मुताबिक ये पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला 3 हिस्सों में सुना रहा है। बहुत संजीदगी से सूखे पर हर एक पहलू को सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में शामिल कर रहा है और सरकारों को निर्देश दे रहा है। लेकिन देखना यही है कि क्या सरकारें भी इतनी ही संजीदगी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करती हैं। कैमरामैन फैजान के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। और अगर अमल नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है और 1 अगस्त को फिर सुनवाई होगी। सवाल यह है, इस देश के भीतर अगर सत्ता कहती है कि सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मण रेखा पार कर उनके काम में दखल दे रहा है, तो हम आपको एक दूसरी स्थिति दिखाते हैं राजस्थान की। अदालत ना हो तो क्या होता है। वित्त मंत्री भले कहें न्यायपालिका विधायिका के काम में जरूरत से ज्यादा दखल दे रही है, लेकिन न्यायपालिका के दखल का मतलब होता क्या है, ये राजस्थान के बाल सुधार गृह के बाहर खड़े इन गरीब माँ बाप से बेहतर कोई नहीं जानता। इनके बच्चे खो गए थे, पुलिस के सामने दर दर सिर पटकते हुए 5 बरस गुजार दिए, लेकिन बच्चे नहीं मिले। पुलिस को पैसे तक दिए, मन्नतें मांगी गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन 6 मई को अदालत ने डीजीपी को बुलाकर फटकार लगाई तो महज 5 दिन में 5 बरस से खोए बच्चे और 5 बच्चे एक साथ मिल गए। मगर साहब होते वापस आ गए, दारू पीने के लिए गए थे, क्या लड़की को ढूंढ के ले आए नहीं, वहाँ बम्बई की लोकेशन निकल रही है फ़ोन की, और उसके बावजूद भी मेरे को शराब पीने थोड़े गए जी, लड़की को ढूंढ के नहीं लाए आप। तो फिर इसको बोला थाने और गुआला वो चौकी में गया मेरा लड़का और मेरा देवर, क्या अब 10-20 हज़ार रुपये दोगे जब ढूंढ के ले आएंगे। फिर मैं कि वो लड़का क्या मेरा 10-20 हज़ार कहाँ, खाने के लिए दाने नहीं, हम कहाँ से देंगे 10-20 हज़ार। कोर्ट हाई कोर्ट ने जब लताड़ा ने जब जाके बच्ची को बरामद किया, और एक बच्ची का नहीं था, कई अलवरकार कई केसेस थे, 5 केस थे, वो 5 केसों को एक साथ जज साहब ने बिल्कुल अच्छी मदद की। जी, राजस्थान में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए पहली याचिका 2012 में लगी थी। इसके बाद कई याचिकाएं लगी। कोर्ट ने 2014 में कहा था सारी याचिकाओं को एक साथ लगाया जाए, और अब जब चंद दिन पहले यानी 6 मई को सुनवाई हुई तो बकायदा अदालत को डपटना पड़ा डीजीपी को बुलाकर कि अगर उसने गोलमोल जवाब दिया तो फिर अदालत भी आंख मूंद कर नहीं रह सकती, क्योंकि पूरी व्यवस्था लगती ऐसी है कि फेल हो चुकी है और राज्य में पुलिस पैसे मांग रही है। और शायद इसीलिए अदालत को कहना पड़ा कि अगर पालन नहीं हुआ तो डीजीपी को भी जेल जाना पड़ेगा। तो फिर क्या था, 5 दिन में 5 बच्चे पुलिस ने खोज लिए। हाईकोर्ट की फटकार की वजह से भले ही डीजीपी की तबीयत खराब हो गई हो, लेकिन उन 5 माँ बाप की तबीयत ठीक हो गई जिन्होंने सालों से अपने बच्चों को देखा नहीं था। हाईकोर्ट के इस रुख के बाद राजस्थान के उन तमाम माँ बाप की उम्मीद बंधी है जिनके बच्चे वर्षों से खोए हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कोर्ट के कड़े रुख के बाद ही पुलिस काम करेगी। कैमरामैन लिखित शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो क्या ये वाकई मान लिया जाए कि राजनीतिक सत्ता इस देश में खुद को सफल बताने दिखाने के मद्देनजर देश को लगातार असफल कर रही है? इसलिए सवाल है कि इंसाफ कहीं नहीं होता। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि संघीय ढांचा हिंदुस्तान की पहचान है, और कोई शख्स जब सीएम रहता है और वही शख्स जब पीएम हो जाता है तो ये सवाल उठता है। 6 करोड़ गुजराती, यही मेरा परिवार। ये जो बदलाव आया है 125 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति की। 2 साल पहले तक नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर 6 करोड़ गुजरातियों की अस्मिता और फायदे का राग अलापते थे, और प्रधानमंत्री बनते ही पूरा देश उनका हुआ तो 125 करोड़ भारतीयों का हित अहम हो गया। लेकिन भूमिका के इस बदलाव ने एक सवाल तो खड़ा कर ही दिया कि राज्य का किसी मुद्दे पर राज्य के हित के लिए अडिग होना और प्रधानमंत्री बनते ही बदल जाना, दोनों एक साथ कैसे चल सकता है? क्योंकि याद कीजिए, यूपीए के दौर में जीएसटी बिल का सबसे मुखर विरोध गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने ही, क्योंकि माना यही गया कि जीएसटी आर्थिक सुधार को लेकर मोदी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है। जीएसटी से वित्तीय घाटे में कमी आएगी और उपभोक्ता वस्तुओं के दाम भी कम हो जाएंगे।
जीडीपी में बढ़ोतरी होगी और एसोचैम ने तो विश्वव्यापी मंदी के बीच भारत के लिए इसे ब्रह्मास्त्र बताया। और मोदी भी जानते हैं कि आर्थिक सुधारों के उनके ऐलान पर दुनिया यकीन तभी करेगी जब वो पहला बड़ा कदम जीएसटी लागू करा देंगे।